कौन सी पिस्टल थी धनखड़ जी आपके पास? ये यूके की थी जी, 9mm लंबा पिस्टल। अपने हाइड आदमी नान के और बेल्ट पे मार लगा। आपने तो देवलाल की कफन में कील ठोक दी है। अब ये चलता रहा, मैं फिर ये बात आ गई 90 में। काली भेड़े पीली भेड़े काली भेड़े ये चौटाला सब ये रोज करें बड़ा ध्यान दे दिया था। फिर मेरा वस्तु तो बड़ियों को वोट के अधिकार से वंचित कर दी, जबकि ऐसी मंशा कुछ थी नहीं। मैंने सोचा मगर भाई राजवीर कितना किया जिनकी प्रायश्चित करते करते ही चली जाएगी और लोगों के साथ ऐसी ही ठगी होती रहेगी। इस दौरान में गाड़ी जलसा था अनाज मंडी में। बड़ा सोचा बेचारा को, मतलब मगा भाई नहीं यार सही बात है। यूँ करके मेरे को गुस्सा आ गया। जब ये बड़े प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे थे तब बीडी गुप्ता को मुन्ने गोली मारनी पड़ी। वो जो बीडी गुप्ता को आपने गोली मारी थी? सबको कोई अंधेरे में लगाए तो जाने, मैं कुछ निकाले तो जाने। वक्त के साथे में तो सबको डरना रहता है, वक्त को कोई अपने साथे में डाले तो जाने। अब धर्मेंद्र जी ये हुआ कि भी 79 में पब्लिक के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है। चोई देवीलाल को 5 साल के लिए बनाया और चोई भजनलाल मटर कहती डाल दी। अब 82 में मेजोरिटी आई तो फिर एक मैनिपुलेटिंग करके फिर डकैती डाल दी, फिर भजनलाल जी बन गए। मगर यार ये जनता को कब तक ठगते रहेंगे? ये तो मवेशी भी नहीं, मतलब एक बार तो मुड़ कर खुट्टे मालिक की तरफ देखता है और मुझे कहाँ बेच रहा है। अरे ये तो यार इंसान है, लोग पैसे देकर इनको बनाते हैं। ये तो बड़ा बुरा खेल खेल रहे हैं। अब ये इन बिटवीन जो है तो छोटराम की तो वो था ही मेरे दिमाग में। ये भगत सिंह हरकार चंडीगढ़ रहते ये लिटरेचर भी मैं पढ़ मारा अपना हो गया। अब भिवानी पोस्टिंग थी जी। अच्छा। रिकॉर्ड था जितने दिन में नौकरी में रहा। मैं किसान का जो मंडी एक्ट है उसमें प्रोविजन है, उसके वायलेशन नहीं होने दूंगा। वहाँ के सारे जमींदार जानते हैं, मुझे आज भी अगर मैं चला जाऊँ तो आज भी जानते हैं। अच्छा। मैंने आड़त नहीं कटने दी। आड़ती ऐसे भागते थे जैसे डकैत भाग रहे हैं। मैं पर्ची जैसे जमींदारों को मैं एजुकेट करना शुरू किया, भैया नाजायज काटते हैं, अगर ये काटते तुम पर्ची लो, अगला काम मेरा है। मतलब वो भी काफी लंबा टसल चला है। तो शिव कुमार भिवानी से कैंडिडेट होता था, शिव कुमार अग्रवाल जी। हाँ, और हमारे बोर्ड के अफसर आ गए। वो मैं तो कुछ समय बोर्ड में रहे थे। हाँ, चंडीगढ़ तक चला गया ये मामला। तो मुझे कहने लगे जो हमारे बोर्ड के अफसर थे, राजवीर क्या कर रखे है, मुझे जानते थे सारे। माजी एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। जो बेचारे सुते बच्चा ने उठाकर घास काट के लाए हुए हैं, ज्वार काट के लाए हुए हैं, बरसम बेचना हुए हैं, इनके बच्चों को नींद भी नहीं आती पूरी। और उनकी इनके ब्रेड टोस्ट खाने वाले बच्चे उनकी ये आदत काटते हैं जो गलत है। शिव कुमार कहने लगा माँ बाप बात सुनो शिव कुमार, मैंने यही वर्डिंग है, मेरे इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कोई रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ ये जो मतदाता है तेरे हल्के के मतदाता है। तने भिवानी में जो मत पड़ता है वो भी उतनी कीमत है, और कालूवास में जो पड़ता है उसकी भी इतनी कीमत है। ये तेरे सारे जमींदार तेरे हल्के के और ये आदत काटते हैं। वो तो पूछ लो बाबू गोली। बाबू शिव कुमार जी ने कई चुनाव लड़े लेकिन विधायक नहीं बन पाए। वो विधायक नहीं बन पाए। आदमी अच्छे थे, वो आदमी अच्छा था, चेन स्मोकर थे। वो विधायक बनता 87 में, और बड़े दुर्भाग्यशाली तरीके से वो दुनिया से भी चले गए। हाँ, जूस वाले के साथ छोटे। हाँ, वो पता लगा बाद में बड़े मुझसे गए। अब क्या होता है 87 का जो चुनाव हुआ है ना, उसमें जो जीत रहा था शिव कुमार। अच्छा। हमने वो काउंटिंग भी करवाई है, इलेक्शन ड्यूटी भी करी है। फिर गुप्ता जी और नैन के अपने हाइड आदमी नान के और बैलेट पेपर मार्क लगा दी। अच्छा, भिवानी में है
ये भिवानी में हुआ। कौन अब- हराना चाह रहा था उनको? वो तो बंसीलाल जी के आदमी थे ना। वो अलग था। अच्छा। वो तो जो बंसीलाल जी को हराया जबरदस्ती, वो कहानी तो अलग थी। ना ना बाबू, शिव कुमार किसके गुट में थे? है? शिव कुमार जी किसके गुट में थे? बनारसी दास गुप्ता और शिव कुमार थे कैंडिडेट भिवानी से। अच्छा, उनके मुकाबले में रहा हाँ। फिर उनको। तो वो बैलेट पेपर में आग लगा दी। हम वहाँ थे काउंटिंग में। मैं कहना देवीलाल चीफ मिनिस्टर मतलब बन ही रहे थे, बनने थे। माँ आपने देवीलाल की कफन में कील ठोक दी है। क्या है, अगर ये शिव कुमार जीत जाता, ये भी तो यहाँ के मतदाताओं की पसंद है। हाँ ठीक बात है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था तो यही कहती है। भागीरथ एक लाला होते थे, कई थे। खैर वो हुआ, खैर फिर दोबारा बाई इलेक्शन मतलब दोबारा हुआ, तब धर्मवीर को टेंडर दे दिया, भाई गुप्ता जी को जता के लाओ, मैं इनको फिनांस मिनिस्टर बनाऊंगा। वो जीत गए। जीते, वोट तो डले मिले, आपको तो पता ही है। अब ये चलता रहा। मैं फिर ये बात आ गई 90 में, काली भेड़े पीली भेड़े काली भेड़े, ये चौटाला साहब ये रोज करें। और ये गुप्ता जी और ये मतलब बदकिस्मती जो देवीलाल ने भी एक बड़ा बयान दे दिया था कि मेरा बस चले तो बड़ियों को वोट के अधिकार से वंचित कर दूं, जबकि ऐसी मंशा कुछ थी नहीं। उस पर सारी वो हो आ गए। और फिर जिसमें ये कुणबा सारा है मतलब था, चौटाला साहब के खिलाफ थे सारे सीएम इनको बदलने के लिए। मैंने सोचा, मगर भाई राजवीर कितना किया, जिनकी प्रायश्चित करते करते ही चली जाएगी और लोगों के साथ ऐसी ही ठगी होती रहेगी। तब इनका गेम था, वीपी सिंह की देवीलाल की खराबी हो गई थी, चंद्रशेखर जी को बनाया, इधर गुप्ता को हटा दिया था, हुकुम सिंह बनाया। फिर ये एमएलए फिर वो भजनलाल वाला खेल शुरू होने वाला था। इस दौरान में भिवानी जलसा था अनाज मंडी में। बड़ा सोचा बेचारा को, मतलब मगा भाई नहीं यार, अगर इतनी लमकाऊ सोच अगर जो 47 के क्रांतिकारी अपनाते तो क्या ये देश आजाद होता? सही बात है। यूं करके मेरे को गुस्सा आ गया जब ये बड़े प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे थे, तब बीडी गुप्ता को मन ने गोली मारनी पड़ी। वो जो बीडी गुप्ता को आपने गोली मारी थी? मारी थी। ओहो, तो वो रिवॉल्वर आपका लाइसेंस ही था उसी से? वही पिस्टल, वही लाइसेंस पिस्टल। तो आपको किसी ने नहीं बोला था उन्हें गोली मारने के लिए? ये आपकी अपनी सोच थी? मेरी अपनी। वो ये था ना, देखो ना आप, जब मासेस की अप्रोच किसी व्यक्ति को चुन रही है और उसको डकैत अगर करता है तो एक उस व्यक्ति का नुकसान थोड़ा है, जो समाज जिसने चुना है। अच्छा, कितनी गोली मारी आपने बीडी? एक ही मारी थी। एक ही गोली? कहाँ लगी उनके? वो यहाँ लगी थी। पूरा निशाना बना के मारा था आपने? तो बस निशाना क्या, मैं वैसे ही जे कर मार दे, उसी दिन लगी उसके। ओहो, और वो बच तो गए? हाँ बच गए। उसके बाद तो 15-16 साल जिए वो। आपको कितनी सजा हुई उसमें? मुझे 10 साल की हुई। 10 साल की सजा हुई? तो जेल में गुजारे 10 साल? हाँ जेल में गुजारे। आपकी तो जिंदगी फिर पलट गई धनखड़ साहब। एकदम मामला, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, हाँ बच्चे तो स्कूल गोइंग थे। हाँ। और जिस तरीके से मुझे इंटरप्रिटेशन हुई, क्योंकि वह समाज का जो, मेरा कोई निजी दुश्मनी थी नहीं, आज भी उनको जो शारीरिक कसर है मुझे खेद है। अच्छा। लेकिन उसके जो कुचेष्टा थी, जिस तरीके से लोग बड़े आदमी का जो फॉलो, आप मतलब उस समय जब बीडी गुप्ता जी को आपने गोली मारी, उससे पहले के जो दिन थे आपके या वो जो रात थी, क्या चल रहा था दिमाग में आपके? कुछ भी नहीं। ये था मगर यार, आपने ये कितने दिन पहले तय किया था कि जाके गोली मारनी है उसको? नहीं, सडन प्रोवोकेशन। अच्छा, आप रिवॉल्वर ले रहे थे? वो तो मैं हर वक्त रखता था। आपको कोई मतलब इरादा करके नहीं गए थे ना ना ना। और आपने उनका भाषण सुना और आप अंदर से आया कि आपने गोली मार दी? वहीं बैठा था मैं। स्टेज पे बैठे थे? ना, स्टेज में नहीं, सामने बैठा था। सामने बैठे थे। बड़ी अच्छी रेपो थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए आपको बोला गया था कि ऐसा ना करो? किसी ने नहीं। वैसे ये था कि सब जानते थे मेरा तो देवीलाल परिवार से संबंध तो था ही। हाँ, तो ऐसा लोग मानते हैं या सुना जाता है कि उन्होंने आपको कहा था कि इनको डराना? ना, नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा।
ऐसा नहीं था। तो 10 साल तो धनखड़ साहब आपने तो अपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एकदम कन्वर्ट हो गया जी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। हम्म। लेकिन हो तो हो। तो आपको आज गिल्ट है इस बात का कि आपने मुझे उनको जो शारीरिक कष्ट हुआ, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, उसका दुख है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। हम्म। सिर्फ पब्लिक के साथ जो चीटिंग कर रहे थे वो मुझे तो आज भी है। और ये जब तक ये अब आप देखो ये क्या चल रहा है। नहीं, वो चीटिंग तो जो सारा खेल था वो तो चौटाला साहब कर रहे थे। उसमें जो बनारसी दास गुप्ता जी थे उनका क्या दोष था? वो उस वक्त रिंग लीडर दोबारा जो वही गेम खेला जाना था, उसके बाद एक भी एमएलए नहीं भाग गया। आपकी गोली मारने के बाद? उसके बाद एक भी एमएलए ने चू नहीं करी और चौटाला साहब ने राज किया। जेल राजवीर ने काटी, जेल आपने काटी, राज चौटाला साहब का है। तो फिर कभी जिंदगी में मुलाकात हुई चौटाला साहब से? मुलाकात होती रही लेकिन कोई वो नहीं। वो आपकी जिंदगी तो फिर कष्टों में ही गुजरी उसके बाद? हाँ, बहुत 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 कुछ देखा आपने अपनी लाइफ में। मैं यूनियनिस्ट रहा जी, स्टूडेंट लीडर भी रहा, एम्प्लॉयज उसमें 251 आदमी। आज चीफ मिनिस्टर एक लगा कर दिखा दो। 3 साल मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब अपनी सर्विस छोड़ के भी हाई कोर्ट रिजाइन करके हाई कोर्ट में रहते रहते तो हाई कोर्ट में करी और फिर वहाँ से रिजाइन करा, डिसीजन हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट करी। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत ही मतलब मेरा ना वो पूरा उस दौर घूम गया दिमाग में। और चूंकि आप मेरे सारे वीडियो भी देखते हो, बनारसी दास गुप्ता जी को एक आदमी जो इतना संघर्षशील रहा है, एक आदमी ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और वो अचानक से उसके अंदर से इतना एग्रेशन आता है कि वो उसको गोली मार देता है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? ये यूं है जी, एक तो जैसे जिस परिवेश में हम जीते हैं और उसकी समझ रखते हैं और उसकी हम वायलेशन देखते हैं, तो जवानी ऑनेस्ट होती है। हमेशा जवानी ऑनेस्ट होती है। बेईमानी, तुक्काबाजी, मौका परस्ती या आफ्टर 40 आती है, 40 के बाद आती है। 40 के बाद। अच्छा। जवानी जो है ना, किसी की भी हो, वो ज़्यादा समझौतावादी नहीं होगा। कोई रेयर की तो मैं कहता नहीं, अदरवाइज मोस्टली ऑनेस्ट होते हैं। अच्छा, उस घटना के बाद आपके जीवन में बाबू बनारसी दास गुप्ता जी से मुलाकात हुई? ना, कभी नहीं, वो मर ही गए। हाँ, वो मतलब बाद में गुजरे। उनके निधन तक कोई मुलाकात नहीं हुई ना। आपकी कभी भी? एक बार हुआ था, हीरानंद आर्य होते थे कि एमएलए। आप जानते थे बाबू बनारसी दास गुप्ता जी को? आपकी मुलाकातें थी या वो जानते थे ये राजवीर धनखड़ है? ना, वो नहीं जानते थे मुझे। मैं उनको तो सभी जानेंगे, हाँ, वो मुझे नहीं जानते। वो नहीं जानते ना। अच्छा। ये तो जब कोर्ट में मैं आपको बताऊं, अगर लीगली जो है ना, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। Here say evidence has no value in constitution। जैसे कोर्ट में जब पूछा ना, भाई आपको किसने बताया गोली किसने मारी है, बोला राजवीर ने बताया। ना, राजवीर ने गोली मारी है। बोला आप राजवीर को जानते हो? जब मैं कस्टडी में कोर्ट में खड़ा हूँ तो जाना था अपने आप का। हाँ, तो बोले ये जी ये है। उससे पहले तो कोई शक्ल तक भी नहीं देखी। और ये एस गर्ग कोरपसा सेशन जज था, जूही कांड के लालाबरी कर दिया। जो जूही कांड में हुआ था, वो थानेदार डीएसपी। जूही कांड क्या था? बंसी लाल के इलेक्शन में 2 कत्ल हो गए थे जूही में, तो उन्होंने बरी की। धर्मवीर हुआ था, इसने बरी कर दिए। जो धर्मवीर का झाड़ा रही थे। और वो डीएसपी था एक सुखदेव सिंह राणा, एक इंस्पेक्टर था, उसका नाम भूल गया मैं, शिया करके था, और एक राजेंद्र गांधी था जूही का, उनको कैद कर दी। अच्छा, आपके 10 साल कहाँ कौन सी जेल में गुजरे? है जी? आपके 10 साल कौन सी जेल में गुजरे? मुझे रोहतक, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, फिर सोनीपत। सीबीआई ने मतलब जैसे सीबीआई को हैंड ओवर हो गया? हाँ। अच्छा, सीबीआई के साथ मेरा तो 4.5 साल अंडर ट्रायल ही गुजर गया जी। अच्छा, 4.5 साल में सीबीआई ने ट्रायल पूरी हाँ। की, उन्हें आपको दोषी माना, चार्जशीट दी। हाँ। उसने जो जैसे जो इंक्वायरी करी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी, उसमें मिस्टर जोशी होते थे, एमपी कैडर के थे, आईपीएस,
बड़ा अच्छा आदमी था वो। अच्छा। उनसे मेरी शुरू में जैसे मैं और आप बैठे, वो कहने लगे जी आप मुझे सच बताना, मेरे डिपार्टमेंट में बड़ी रेपुटेशन है, कोई चीज़ आपने छुपा ली तो आप मुझे बदल देंगे, आपको तो फेस करना पड़ेगा। और अफसर और उसको पता लग गई तो मेरी जो डिपार्टमेंटल रेप है वो खत्म हो जाएगी। अब भावुक थे ही। हाँ हाँ, मैंने कहा है, मैं कहा जी मैं मेरी सच को सच मान लो, इस बात की क्या गारंटी है, मैं तो सच बता दूं और आप उस सच को सच ना मानो, अच्छा। फिर मैं क्लेश हो जाएगा। और मुर्गी ने तो जान दे दी और खानिया ने स्वाद नहीं आवा। तो वो बड़ा अच्छा आदमी था, उन्हें सारा मतलब सब जगह से करके पुलिस ने सब कुछ कर लिया था। तो उन्होंने रिपोर्ट दे दी, हमें कोई नई चीज नहीं मिली। अच्छा। तो शादी हो चुकी थी उस समय? हाँ शादी हो चुकी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो आपकी जो पत्नी थी वो जेल में ही मिलने आती थी? हाँ वही आते। तो बच्चे तो अभाव में ही पड़े फिर, या परिवार वालों ने? कभी कभी। वैसे मुझे उस दिनों में चोट बहुत लग गई थी। जेल में? नहीं, जेल से बाहर मौके पे ही। अच्छा। अच्छा, लोगों ने पीटा होगा आपको? जिसके हाथ में जो कुछ है वही मार दिया। आपको एक बार तो लग रहा होगा आप भी मरने वाले? नहीं, वो तो तेल ले आए थे जलाने के लिए। अच्छा। तो बीच बिटवीन जैसे मौके वारदात से गुप्ता जी को तो तुरंत उठा ले गए, मुझे वहां छोड़ दिया पब्लिक के बीच में। पब्लिक मारो छोड़ो केम करो। अच्छा। वो तो फिर जब अभी ने इसके तेल डाल दो, मार दो इसको, हाँ, जला दो। इतनी देर में पुलिस आ गई। उन जवानों ने फट दे जिप डाला हॉस्पिटल में और फिर यहाँ मेडिकल में। खूब लगी मेडिकल में यहाँ घुसने नहीं दिए थे गुप्ता जी की गाड़ी को। जब लड़कों को ये कहा अरे राजवीर है वो मर जाएगा, जब गेट खुले परमजीत तालान वगैरह हड़ताल, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। अच्छा। जब लड़के आत्मदाह कर रहे थे यूनिवर्सिटियों में, उस टाइम का एपिसोड है। तो काफी चोटें आई शरीर पर? मुझे 52 चोट थी एज पर एमएलआर। अच्छा। 7 यूनिट तो ब्लड लगा था यहाँ 7 यूनिट ब्लड लगा था। देखो, एक तरफ तो आप इमरजेंसी का विरोध करने पे जेल गए थे। हाँ। एक फिर गोली मारने के बाद जेल, और फिर जो मुलाजिमों का कराया उसमें बड़ेल जेल में गया। तो फिर आपने उसके बाद राजनीति की तरफ झांके? फिर छोड़ दिया। अब राजनीति को सिर्फ आप हरिभूमि टीवी पे देखते हो? बस मैं आपके उन नेताओं की वो जो आपने बना रखे वो देखता हूँ डेली। कोई ऐसा नहीं है जो मैंने आपका नहीं देखा है। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा मैं यार मैं भी शेयर करूं। हमारी बात तो जब मैं वो किताबें पढ़ रहा था उस दौरान, तब मैंने एक जगह आपका जिक्र देखा था, तब भी मैंने नंबर कहीं से लेके आपको कॉल किया था। अब यहाँ आने तक मुझे याद नहीं था कि आप वो राजवीर धनखड़ मतलब जब आपने कहा ना गोली मारी, तब मुझे याद आया, मैंने कहा हो ये तो वो राजवीर धनखड़ है। नहीं तो आमतौर पे तो दर्शक देखते ही हैं, मुझे फोन भी करते हैं, तो मैं स्वागत तो सबका इसी तरीके से करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप वो क्रांतिकारी। तो ये बात कुछ तो मतलब एक धनखड़ जी एक गिल्ट सा तो रहता होगा कि यार नहीं करना चाहिए था मुझे वो काम। देखो करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये ऐसे हालात करते ही रहेंगे कि इनके साथ फिर होंगे। अच्छा, मतलब ये जो आप क्या समझते हो, ये जो राजनेता हैं, मैं मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद उसका, यही चीजें कराएगी। ये इसके क्या परिणाम होंगे आपकी सोच के? इसके परिणाम जो है ना, अब आप एक बात बताओ, अब एक दादा उसकी गुलामी करो, फिर उसका बेटा उसकी गुलामी करो, फिर उनका पोता, फिर उसकी गुलामी करो, इन बिटवीन साधन संपन्न तो ये हो ही जाते हैं। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े इनके पीछे जो नारे लगाते हैं वो गरीब गुरबे हैं आज भी। वो गरीब गुरबे, घर में खुद बर्फी नहीं होती, इनको खिलाते हैं वो। अब जो बच्चा इनके अपने चुने हुए बच्चे से ज्यादा क्वालिफाइड, टैलेंट, सिंसियर और देशभक्त, क्या उसको कभी स्ट्राइक नहीं होगी? कभी तो आक्रोश हो ही सकता है, होगी ना। जब ये आप ये देखेंगे यार इतनी मोटी गीटी होगी, 20 फुट लंबी कार में है, यो तो कखियो जानता नहीं, सिर्फ पैसा और फलाने खानदान का नाम लेकर, और बंधुआ मानसिक बंधुआ मजदूर मान लिए वो वोटर, तो कब तक चलेगा? एजुकेट पॉलिटिकल अवेकनिंग तो आए तो की ना तेरे सुबह। तो छोकरा की पॉलिटिकल अवेकनिंग ही तो थी जो इतना बड़ा काम कर गए। तो देवलाल की पॉलिटिकल अवेकनिंग ही तो थी जो मास लीडर बन गए।
यही तो थी ना। गई थी। तो ये तो सिर्फ तो चरण सिंह थे जिन्होंने जीते जी कहा था मेरा लड़का तुम्हारे हित की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ा है, वही वो करे है। सुना है मैंने, सिगरेट भी पीता है। हाँ, और ये तो सबको लॉन्च करते हैं। ये भवे अच्छा क्वालिफाइड विदेशों में पढ़ा, क्या जरूरत है इसको यहाँ, कोई और तो पैदा करने बंद होगी। देखो, मैं भव्य की बात नहीं कर रहा, कुछ राजनेताओं के लिए तो ये व्यवसाय है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, लोग जिता रहे हैं उनको। लोग जिता रहे हैं, वो लोग तो ये हो गया ना जी, विकल्प का अभाव है। और या फिर आप एक बात बताओ, अच्छे आदमी को लोग भी तो वोट नहीं देते, आप खड़े हो जाओ, नहीं देंगे लोग, वक्त लगता है। आप एक बात देखो, एक दूध या 1 क्विंटल दूध बेचने के लिए 100 ग्राम घूमता है ना। हाँ, और उधार बेचता है, उधार बेचता है। और दारू जो है ना नगद देकर शाम को लाइन लग जाती है। पता तो है ना, पता तो है। ये वही है, ये जो पॉलिटिशियन है ये धन अर्जित कर कर फिर लोगों का मतलब पावर इनके पास। अब मुझे पता है कि धर्मेंद्र जी के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो एसपी पकड़ेगा या कोई बात होगी, मेरी कोई अप्रोच नहीं, तो आना पड़ेगा ना। जी जी। तो ये चीज मतलब बचा कर जो रख रहे हैं ये, वो इसीलिए तो कर, ना देने की जरूरत है, रोटी के भूखे हैं ये। फिर लोगों में मतलब एक प्रभाव बना रहे। जी जी जी। इनका घर है चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ से निकल गए घर खाली बहादुर के में, रोहतक आ गए, रोहतक में भी कोई ना कोई पाओगा। यहाँ बहादुर है, 2 दिन यहाँ रहेंगे, हिमाचल में चले गए, वहाँ घर है। तो इन बहादुरों के जब घर है, एक घर, एक उसको छत नहीं, बीमारी में दवाई नहीं, वस्त्र मौसम मुताबिक वस्त्र नहीं, तो ये किन की देन है? तालीम नहीं, इलाज प्रॉपर समय पे नहीं। आप गांव में हालत देखो, बुजुर्ग नहीं मर जाता, आदमी कहे है बेटा क्यों पीछे लाओ तेरा कर जो जा रहा है, तो जाना है। एक तरफ यह हालत है, ऐसे कहते हैं बुजुर्ग, कह देते हैं कि भाई मन तो जाना है, तू क्यों बेटा कर्जदार हो। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त संसद में कहा था कि भी शिक्षा चिकित्सा जब तक समान नहीं होगे, नेहरू जी आपका समाजवाद कुछ नहीं है। जब शिक्षा एक नहीं, चिकित्सा एक नहीं। मैं राजवीर जी, मैं पता नहीं क्यों मेरा फिर और कुछ बातें करने का आपसे मन करता है कि मैं जैसे आपकी बातें सुन रहा हूँ, छोटराम को आपने पढ़ा, भगत सिंह जी को आपने पढ़ा, आपने लोहिया जी को पढ़ा, जेपी जी को पढ़ा, चरण सिंह जी को पढ़ा, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसे युवा किसी को गोली मारने जैसा काम कैसे कर सकते हैं। कुछ तो इसको आप तंग हुआ जो आदमी होता है ना जी, जैसे वैचारिक तंगी होगी मान लिया, मतलब आप अच्छी भली नौकरी लग गई, हाँ, आपका जीवन सेटल था, आम आदमी जो अपने घरों में ये सारे एक नौकरी लग जाए बस जिंदगी क्या। हाँ, बहुत थी, आपकी भी गुजर जाती। हाँ। तो इस पे तो धनखड़ जी मुझे लगता है कि सोचना चाहिए हम सबको ना, कि हम अपने युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं। ये जो मैंने वो जो बात गिरा है ना आपको, जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे, हमारी जो पीढ़ी आने वाली जो पीढ़ी है ना, अब भगत सिंह को पढ़ रहे हैं ना, हाँ पढ़ रहे हैं, छोटराम को भी पढ़ रहे हैं तो लोग, छोटराम को पढ़ रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले को भी पढ़ रहे हैं लोग, खुद के निकाल रहे हैं। ठीक है ना जी। तो ये जो एक वैचारिक जो मतलब इसको विस्फोटक कह लो, वैसे तो ये मानने नहीं, तो लोग फिर मनावते गए ना इनमें। अभी कितनी उम्र कितनी होगी आपकी? मैं 17वें साल में हूँ। 70 साल, जिसमें से 10 साल जेल के। हाँ, बाकी संघर्ष में ही गया जी सारा। तो बच्चे क्या करते हैं, सब सेटल हैं? हाँ, बेटा एडवोकेट है जी। अच्छा, गुड़गांव है। अच्छा, ये मुझे चिंता नहीं है। हाँ। ये तो 6 फुटे 2 पोते हैं। अच्छा, एक सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, एक +1 में है। तो वो रिवॉल्वर तो आपका जब्त हो गया होगा उसमें? रिवॉल्वर तो जब्त हो गया होगा, वो तो केस प्रॉपर्टी बन गया। केस प्रॉपर्टी बना दिया। फिर दोबारा लेने की तो आपकी ना, अब तो मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, अब तो हथियार की तरफ जो है ना, मतलब जैसे कोई, पहले मैं बहुत शौकीन था। अच्छा, जैसे गन थी,
और ये इम्पोर्टेड पिस्टल था। हम्म, शौक में लिए थे हम्म, भी रखेंगे। हम्म, आपको बताऊं, मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाता था, मैं किताब पढ़ता चंडीगढ़ स्टैंड में यूँ कहते भाई चंडीगढ़ आ जाओ उतरो, अच्छा, पढ़ते रहते थे। पढ़ता ही चला जाता था। भगत सिंह की किताबें होती थी, हम्म, इसकी सारी पढ़ी है मैंने, फिलोसफी ऑफ बम और ये वो सब। चलो धनखड़ जी, मेरे अब तक के जितने भी इंटरव्यू लिए हैं ना, ये सबसे चौंकाने वाला इंटरव्यू था। क्योंकि सबसे वो है कि मुझे याद नहीं था कि आप वो आदमी हो। वो तो जब आपने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई और जब आप उस पे पहुंचे ना, तब मेरा रिवाइंड होगा, पूरा फिल्म नहीं घूमती है। मैंने कहा वो धनखड़ जी हैं ये। चलो, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि राजवीर धनखड़ जी के विचार, मुझे लगता है कि इनके सबसे बड़ी बात यह है कि इनके विचारों में एक सच्चाई है बहुत जबरदस्त। और आजकल के ये जो युवा हैं, ये इस बात का चिंतन करें कि तुम्हारा दादा भी उनके नारे लगाता था, तुम्हारा बाप भी उनके नारे लगाता था, और आज तुम भी उनके नारे लगा रहे हो। तुम्हारे घरों में क्या बदला, जबकि उनके कोठियां बन गई, उनके बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, उनकी पेंशन मिल रही है, उनको पेंशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जमीनें हैं। तो राजवीर धनखड़ जी की जिंदगी से आप ये तजुर्बा ले सकते हो दोस्तों कि इन नेताओं के चक्रों को बंद करो, इनके नारे लगाने बंद करो। या तो आप खुद नेता बनो या फिर अपना काम धंधा करो। क्यों राजवीर जी? बिल्कुल स्वावलंबी दोस्तों, बनो। धनखड़ जी से बिल्कुल मेरे विचार मेल खाते हैं कि आप लोग स्वावलंबी बनो। और इस जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने हरिभूमि टीवी पर डाली है, उसमें धनखड़ जी से मिलके मुझे बहुत आनंद आ जाया है और इनके विचार बहुत क्रांतिकारी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो 10 साल इन्होंने अपने जीवन के जो जेल में गुजारे हैं, वो भगवान इनको 10 साल एक्स्ट्रा दे जीवन जीने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया।